हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे हम आज प्रस्तावना कौशल जो सेमेस्टर थर्ड के लिए क्वेश्चन आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं बीएड के छात्रों के लिए। प्रस्तावना कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके वर्णन कीजिए। प्रस्तावना कौशल देखते हैं। प्रस्तावना कौशल पाठ को प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेरणा कौशल के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक जब एक नवीन पाठ पढ़ाना आरंभ करता है तो तब उससे पहले उसे पाठ का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे भूमिका कहा जाता है। इस प्रकार का परिचय देता है कि समस्त कक्षा के छात्र का ध्यान आकर्षित कर सके। पाठ लेखन तथा उद्देश्य को लिखने के लिए यह प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है। यह शिक्षक के कल्पना शक्ति के अनुभवों के आधार पर तैयार की जाती है। कुछ क्रियाओं के निर्धारित कर लिया जाता है जिससे अच्छा विन्यास प्रेरणा हो। इस कौशल के प्रयोग करते समय अधोलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं किन किन अधोलिखित तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है छात्रों का पूर्व ज्ञान। छात्रों के पूर्व ज्ञान देखते हैं। कोई भी नवीन पाठ प्रारंभ करते समय उसे संबंधित पूर्व ज्ञान छात्रों का क्या होना चाहिए, इसे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे छात्रों में नवीन पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। दूसरा है उचित साधनों का प्रयोग। इस कौशल में विन्यास प्रेरणा में सरल प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, जिनका उत्तर छात्र सुगमता से दे सकते हैं। इसी क्रम में शिक्षक नवीन पाठ हेतु प्रश्न करता है जिससे उसमें उत्सुकता होती है। अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि आज अमुक पाठ वस्तु का अध्ययन करेंगे। इस कौशल में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षक कुछ कविता का अंश सुनाते हैं, कुछ कहानी सुनाकर आरंभ करते हैं, कुछ शिक्षक प्रश्नों की मदद का आरंभ करते हैं, कुछ शिक्षक मॉडल पर चित्र दिखाकर आरंभ करते हैं, कुछ शिक्षक प्रयोग तथा प्रदर्शन से प्रारंभ करते हैं। देख सकते हैं इस कौशल के विशिष्ट क्रियाएं उदाहरण, दृष्टांत, प्रश्न, कहानी, दृश्य, सर्व सहायक सामग्री, प्रयोग तथा प्रदर्शन है। अधोलिखित कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कौशल के प्रयोग में बंधक या बाधक होती है, जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि शिक्षक पाठ्य वस्तु से प्रश्न नहीं पूछता है या अप्रासंगिक कथन देता है तब इस कौशल का प्रयोग कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं जो पाठ्य वस्तु पहले पढ़ाई जा रही थी उसके क्रम को भाग करके नया पाठ पर कठिनाई होती है। प्रस्तावना कौशल के घटक, उद्देश्य और सहायक सामग्री। पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण को प्रभावशाली एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा एक ही तरह के शिक्षण कार्यों से छात्रों की रुचि तथा ऊब जब हो जाता है। स्थिति तथा उद्दीपक की विशिष्ट प्रतिक्रिया संबंध स्थापित हो जाती है, जिससे उद्दीपक प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भविष्य के उद्दीपक, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये आपका प्रस्तावना कौशल के मुख्य हैं। अब देखते हैं रोचक दृष्टांत। पहला था, अब दूसरा देखते हैं। तीसरा है रोचक दृष्टांत और उपयुक्त विधियां। ये सब प्रस्तावना कौशल के ही रूप हैं। अब देखते हैं शिक्षा के लिए श्यामपट्ट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं शिक्षा के लिए श्यामपट्ट के महत्व। श्यामपट्ट का शिक्षण में अत्यधिक, जो कि देख सकते हैं, श्यामपट्ट शिक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। श्यामपट्ट एक ऐसा उपकरण है जो शिक्षक को कक्षा में
अध्यापन के लिए समय सरलता से उत्पन्न होता है। चौक से लिखे जाने के लिए लकड़ी का काला तख्ता नहीं है, बल्कि पाठक रोचक, आकर्षक एवं बोधगम्य बनाकर सफल बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। श्यामपट्ट के विषय में केनेडी ने लिखा है कि श्यामपट्ट चौक का प्रयोग किए जाने के लिए केवल काली सतह ही नहीं, बल्कि पाठ का विकास करने के लिए एक सक्रिय साधन है। श्यामपट्ट की उपयोगिता में महत्व। श्यामपट्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में यह अपेक्षित विद्यालय उपकरण है। विद्यालयों भवनों का निर्माण करते समय कक्षाओं में श्यामपट्ट के लिए अपर्याप्त स्थान रखने की ओर ध्यान नहीं देने से विद्यालय में श्यामपट्ट की उपयुक्त स्थानों पर रखे जाते हैं और ना ही उसकी हालत ठीक रहती है। शिक्षा आयोग ने भारत श्यामपट्ट की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि हमारी अधिकांश विद्यालयों में, विशेषकर प्राथमिक स्तर के पर, छात्र आज भी अच्छे श्यामपट्ट, एक छोटे पुस्तकालय, आवश्यक नक्शे एवं चार्ट, साधारण वैज्ञानिक उपकरण, आवश्यकता प्रदर्शन सामग्री, बुनियादी आज सामान और शिक्षण साधनों का अभाव है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में इस प्रकार के बुनियादी सामान और शिक्षण साधनों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखते हैं दृष्टांत कौशल क्या है। उचित दृष्टांत, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में प्रत्येक तथा तिथियों के स्वरूप अमूर्त होने की स्थिति में उनका बोधगम्य कराना मुश्किल होता है। इस दिशाओं में शिक्षक उदाहरण सहित कुछ दृष्टांतों की मदद से रुचिकर और बोधगम्य बनाता है। उदाहरण सहित दृष्टांत ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जिससे विशिष्ट प्रत्यय सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। जो प्रत्यय अथवा सिद्धांत की व्याख्या या स्पष्टीकरण उदाहरण तथा दृष्टांत के समुचित प्रयोग से किया जाता है। शिक्षक को इसके प्रयोग हेतु निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होना चाहिए। पहला, दृष्टांत का कक्षा में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता। प्रत्यय, सिद्धांत, विचार तथा तिथियों के संबंधित समुचित संसाधनों तथा दृष्टांत चयन करने की क्षमता। उसकी सहायता से शिक्षण, प्रत्यय, सिद्धांत, स्पष्टीकरण, बोधगम्य करने की क्षमता। दृष्टांत सरल तथा सहज होने चाहिए तथा प्रत्यय, सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित आधारित होना चाहिए, छात्रों के अनुरूप होने चाहिए। रुचि लेकर बौद्धिकम दृष्टांतों का उदाहरण प्रयुक्त करते समय निम्नलिखित संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। शाब्दिक साधन, कुछ प्रत्ययों के लिए उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मॉडल, वास्तविक वस्तु, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन, शाब्दिक साधन। तो इस तरह से देखते हैं दृष्टांत कौशल के शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार के उदाहरणों का, सिद्धांतों का, दृष्टांतों का प्रयोग होता है। इसका उपयोग करने की दो विधियां, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि देखते हैं, आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत तथा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है। इस आधार पर निश्चित परिणामों का नियम की व्याख्या करता है। निगमन विधि, अध्यापक पहले संप्रत्यय अथवा सिद्धांत बदलता है, फिर संबंधित उदाहरणों एवं दृष्टांतों के सहारे इसकी व्याख्या करता है। इस कौशल के घटक निम्न अनुसार हैं। उपयुक्त मध्यम दृष्टांतों को उचित एवं अधिक प्रभावशाली माध्यम, शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा है सुगम उदाहरण दृष्टांत, प्रासंगिक दृष्टांत। और चौथा आप ऊपर में देखे थे, रोचक दृष्टांत, उपयुक्त विधियाँ। रोचक दृष्टांत में इस दृष्टांत जो छात्र की जिज्ञासा और अभिरुचि को जागृत करे, उसे वे मनोयोग से विषय को समझ पाए। दृष्टांतों के उदाहरण का चयन होशियारी से किया जाना चाहिए। मनोरंजन का भरपूर होना चाहिए। उपयुक्त विधियाँ, उदाहरण के उपयोग की दोनों विधियाँ आगमन और निगमन कक्षाओं के संप्रत्यय अथवा सिद्धांत की दृष्टि से चयन कर उपयोग करना चाहिए। दोनों विधियों का एक साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे पहले आगमन विधि उदाहरण सहारे सिद्धांत को समझाए, उसके उपरांत निगमन विधि छात्रों के तत्संबंधी उदाहरण घटनाओं को प्राप्त कर उसका विश्लेषण करके सिद्धांत अधिगम
स्तर को विकसित किया जाए। इस प्रकार दोनों का एक साथ प्रयोग अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस कौशल की पर्यवेक्षक सूची मूल्यांकन निम्नानुसार है, देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। श्यामपट्ट के लेखन। श्यामपट्ट कौशल से आशय क्या है? श्यामपट्ट का उपयोग करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? श्यामपट्ट कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन रूप में सर्वाधिक प्रयोग में आता है। श्यामपट्ट के उचित, सही एवं विधिपूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत मददगार होता है। श्यामपट्ट के प्रयोग से अध्यापक परंपरागत होना चाहिए ताकि इस साधन का कुशलतापूर्वक प्रयोग पाठ को सफल बना सके। एक अच्छा अध्यापक ही श्यामपट्ट का सही और प्रभावशाली उपयोग करता है। श्यामपट्ट कार्य में 3 पक्षों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेखन स्पष्ट एवं पढ़ा जा सके। श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ एवं विधिवत हो। इस कार्य के उपयुक्त एवं पाठ के संबंधित हो और पाठ विकास सहायक हो। तो इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य का रोचक बनाता है और छात्रों के पाठ्य विषय को समझने में सहायक सिद्ध होता है। छात्र अध्यापक जब श्यामपट्ट पर कार्य करे तो उसे अपने आप से निम्न प्रश्न पूछना चाहिए। क्या लेख स्पष्ट व सत्य है? क्या पाठ के अंत में छात्र श्यामपट्ट पर सारांश को पढ़कर पूरे पाठ का पुनरावृत्ति कर सकते हैं? क्या कक्षा के अंतिम छोर पर बैठा छात्र इसे पढ़ सकता है? क्या पाठ के सभी अंशों को उचित स्थान दिया गया है, रेखांकित किए गए हैं, रेखाचित्र स्पष्ट और बोधगम्य हैं? इस प्रकार से देख सकते हैं ताकि पूर्ण कौशल विकास हो सके। श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता, शब्द समूह एवं वाक्य सीधी लाइन में और श्यामपट्ट के आधार का समांतर हो, लाइनों की मध्य दूरी एक सी हो। इस प्रकार से देख सकते हैं। लेख की स्पष्टता, श्यामपट्ट पर लिखे गए अक्षरों एक दूसरे से बराबर व सीधी दूरी पर हो। अंतराल जहां आवश्यक है वहीं पर दिया जाए। आकार झुकाव एक सा ही हो। बड़े छोटे अक्षरों को लेख सही हो। श्यामपट्ट की कार्य उपयोगिता, श्यामपट्ट कार्य की शब्दों या वाक्यों के लेख होता है तथा रेखाचित्र, चित्र आदि बनाकर उसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार उपयोगिता निम्न सोच जा सकती है। धन्यवाद। देखते हैं पुनर्बलन कौशल क्या है, इसके विचारों की विवेचना करें। पुनर्बलन कौशल का अर्थ। पुनर्बलन मनोविज्ञान का सिद्धांत पर आधारित है जो पुनर्बलन से अभिप्राय है कि उद्दीपक का प्रयोग जिसके प्रस्तुतिकरण से हटाने से किसी के अनुक्रिया होने का आशा बढ़ जाती है। इस उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी, कहना, प्रशंसा करना, त्रुटियों को आदि स्रोत संकेत आदि शामिल होते हैं। इन उद्दीपनों का प्रयोग छात्रों द्वारा सही उत्तर मिलाने पर कोई अच्छा काम करने की किया जाता है। पुनर्बलन को परिभाषित करने के लिए स्किनर ने लिखा है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। इसका भविष्य में अनुक्रिया से घटित होने के संभावना बढ़ जाती है। अर्थात पुनर्बलन कौशल के घटक। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। पहला है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। हाव भाव और अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। छात्रों की भावनाओं का स्वीकार करना। नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग। नकारात्मक शाब्दिक संकेतों कथनों का प्रयोग। छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। पुनर्बलन के अधिक तेज प्रयोग। छात्रों के झुकाव, समर्थन। देखते हैं पुनर्बलन के प्रकार। पुनर्बलन प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन। इससे अभिप्राय यह है कि उद्दीपनों से प्रस्तुत करने के लिए किसी अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है और धीरे धीरे यह दृढ़ हो जाती है, जैसे शब्दांश बहुत अच्छा लगा आदि कहना। इसका उद्देश्य छात्रों की अवगत करा देना है कि उसका कार्य या उत्तर सही है। आगे देखते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन में जो देख सकते हैं, बिजली का झटका, कक्षा, छात्र फटकारना आदि, तेज आवाज़ बोलना आदि। हम कक्षा के ऋणात्मक पुनर्बलन को कक्षा के में प्रयोग कर लेते हैं तथा छात्रों के अध्यापन में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि छात्र को डांटना, लज्जित करना, फटकारना आदि पुनर्बलन की रुचि नहीं लेता है। ऐसे पुनर्बलन को हटाने से छात्रों के अधिगम में सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। धनात्मक पुनर्बलन के वर्गीकरण देख सकते हैं, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। तो शाब्दिक में देखते हैं इसका प्रयोग शिक्षक पढ़ाते समय अवश्य करना चाहिए।
उत्साहपूर्ण शब्द, उत्साहवर्धक, जैसे वो ठीक, जैसे ठीक, हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर आदि शब्दों को कहकर कर सकता है। कभी कभी पूरे वाक्य के उत्साहवर्धक शब्दों का छात्रों को प्रेरित करने के लिए कहे जाते हैं। सहमति प्रकट करने का वाले वाक्य, ऐसे छात्र उत्तर से संतुष्ट हैं तो उन्हें सहमति प्रकट करने की वाक्य अवश्य कहें। बहुत अच्छा, बिंदु, उन्होंने बताया, आपने तिथियों की सुंदर ढंग से स्पष्ट किया आदि। छात्रों की तिथियों के विचारों के प्रवास परिष्कृत भाषा का में बरतना चाहिए। तो इस प्रकार से देख ऋणात्मक पुनर्बलन के वर्गीकरण और शाब्दिक कथन। ऋणात्मक पुनर्बलन और शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन देख सकते हैं। शिक्षक बिना शब्द उच्चारण के अपने चेहरे की मुद्रा तथा भाव के माध्यम से शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए चेहरे पर क्रोध प्रकट करना, मारने के लिए हाथ दिखाना, दांत किटकिटाना आदि। शिक्षक इस प्रकार के पुनर्बलन बचाना चाहिए क्योंकि यह भयभीत हो जाता है, इससे इसका मस्तिष्क अधिगम की कार्य नहीं करता है। पाठ समापन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके मानक लिखिए। पाठ समापन कौशल, पाठ समापन शिक्षण यह जानने का प्रयास करता है कि शिक्षक उद्देश्य पूरे अथवा पूरे हैं अथवा नहीं, अतः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का यह अंतिम चरण होता है। पाठ का समापन ज्ञानात्मक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से होते हैं। ज्ञानात्मक अंतर्गत अधिगम सीमा की माप हो जाती है और सामाजिक समापन से छात्रों के प्रयास की सराहना व प्रशंसा की जाती है। पाठ्य समापन की व नियोजन पुनरावृत्ति कौशल लगभग एक समान होते हैं। देख सकते हैं पाठ समापन कौशल के मानक, अधिगम सीमा को निर्धारित करना, अर्जित ज्ञान को भविष्य में अधिगम से जोड़ना, नए ज्ञान के प्रयोग पर बल देना, पठित पादों पर क्रमबद्धता, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, छात्रों की प्रशंसा व सराहना करना। पाठ कौशल के निम्नलिखित तत्व भी हैं, देख सकते हैं। पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं। पुनर्बलन प्रोफेसर हल ने सीखने का एक औपचारिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसमें उनके स्वयं सिद्धियां एवं परिमेय हैं। प्रोफेसर हल सीखने के सिद्धांत के एक प्रभावशाली प्रतिपादकों में से हैं। उन्होंने प्रेरणादायक चरों का मापन ही नहीं किया अपितु प्रेरणा संबंधी अध्ययनों को मात्रात्मक रूप दिया है। हल का सिद्धांत 17 स्वयं सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। हल के प्रतिपादित स्वयं सिद्धियों पुनर्बलन है, अतः इस प्रकार के सिद्धांत पुनर्बलन के सिद्धांत भी कहा जाता है। हल ने चूहों पर किया है, देख सकते हैं। हल के अनुसार अनुक्रिया भविष्यवाणी जब तक की जाती है तब तक संबंधित होती है। इस प्रकार से प्रोफेसर हल के अनुसार जब कोई जीव कार्य नहीं करता है तो प्रेरणा जीव की प्रक्रिया की शक्ति प्रदान करती है, अतः उचित प्रतिक्रिया के लिए प्रेरणा का होना नितांत आवश्यक है आदि। इस प्रकार से देख सकते हैं। उद्दीपन वर्नाड के अनुसार संबंधित प्रतिक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है। इसमें उत्तेजना प्रथम किसी प्रतिक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह सीखना निर्भर करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करने से मनुष्य का मस्तिष्क करता है। इसमें तत्परता अभाव देख सकते हैं नियम है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से आप क्या समझते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थ में देख सकते हैं किसी भी कार्य के प्रति जीवों की उद्दीपन होता है। पावलोव ने सर्वप्रथम उद्दीपन का महत्व बताया। इसका कहना है उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं। एक ही उद्दीपन को बार बार दिखाने से उसकी प्रभाविता कम हो जाती है और उसमें नवीनता नहीं रह जाती है। अतः छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उद्दीपनों का परिवर्तन आवश्यक है। इसी तिथियों को यदि शिक्षण के लिए उपयोग करें तो अधिक महत्वपूर्ण होगा। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उद्दीपन का महत्वपूर्ण आवश्यक है। परिवर्तन आवश्यक छात्रों के ध्यान में आकर्षित करना, शिक्षकों के जागरूक शिक्षक के रूप में अध्यापन करना, आकर्षित करने के लिए भाषा, दृश्य, भव्य संसाधनों का प्रयोग, अभिनय प्रणाली का ध्वनि एवं नियंत्रण स्वर परिवर्तन सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यवहारों से उद्दीपन का परिवर्तन किया जाता है। उद्दीपन पूर्वक परिवर्तन के घटक मुख्यतः हैं अनेक भाव मुद्राएं, शिक्षक की आवाज़, आवश्यकता अनुसार शरीर संचालन, दृश्य श्रव्य क्रम में परिवर्तन, शिक्षक द्वारा मौन विराम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं अनेक भाव मुद्राएं कक्ष में छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा संवेगों को प्रदर्शित करने के लिए अध्यापक अनेक मुद्रा भाव बना सकते हैं। जिसके उदाहरण के लिए सिर हिलाकर, हाथ
द्वारा कार्य प्रारंभ करने के लिए, कार्य बंद करने के लिए। इसी प्रकार के आँखों जैसे भाव जैसे क्रोध, स्नेह, आश्चर्य आदि प्रकट कर सकते हैं। अनेक प्रकार के संवेग भाव चेहरे के माध्यम से प्रदर्शित करता है और मुस्कुराना, हंसना, नाराजगी आदि। शिक्षक की आवाज़, शिक्षक की आवाज़ भी उद्दीपन से परिवर्तन ला सकती है। जैसे अपने स्वर को पाठ्य वस्तु के प्रसंग तथा भाव के अनुसार बदलते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए भाषा शिक्षण से में स्वर उद्दीपन का परिवर्तन ला सकता है। आवश्यकतानुसार शरीर संचालन, खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को स्थिर खड़े होकर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि आवश्यकतानुसार शरीर का संचालन करना चाहिए, जिससे छात्रों के उद्दीपन परिवर्तन हो सके। आवश्यकता पड़ने पर जैसे प्रश्न पूछना, उसे छात्रों के निकट जाना, यदि लिखने तथा तथ्य को समझाने की जरूरत हो श्यामपट्ट की ओर जाए। दृश्य परिवर्तन में देखें, प्राय शिक्षक किसी प्रयोग को देखते समय चुपचाप रहता है और प्रयोग से संबंधित तिथियों को स्पष्ट नहीं करता है। इस प्रकार इससे छात्र उसे समझ नहीं पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ध्यान वहाँ से हट जाता है। जैसे छात्रों के ध्यान आकर्षित करने के लिए दृश्य सर्व सामग्री सहायता लाते रहना चाहिए। शिक्षक का मौन विराम, शिक्षक को कभी छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछने से पूर्व अथवा बाद के कुछ समय के लिए चुप हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार से हम देखें प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट की उपयोगिता, पुनर्बलन के सिद्धांत और दृष्टांत कौशल। धन्यवाद।